बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था मैट्रिसेस वाला। तो इसके कुछ कंटेंट्स हैं जो आपको बता रहा हूँ, जो हम लोगों ने कर लिए हुए हैं। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई, उसका आर्डर क्या होता है, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कॉलम, उसकी सारी की सारी टाइप्स बता दी। उसके बाद आपको ट्रांसपोज बताया कि ट्रांसपोज क्या है। जब भी आप किसी मैट्रिक्स को, जो उसकी रोज़ हैं, उनको कॉलम में या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें तो वो उसका ट्रांसपोज होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताया। मैट्रिक्स अरिथमेटिक यानी कि इसके अंदर ये टॉपिक्स आ जाते हैं। मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं, एडिशन की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। आपको बताया था जो भी मैट्रिक्स होता है अगर उसका साइंस चेंज कर दिए जाएँ तो वो जो मैट्रिक्स मेरे पास बनेगा वो पहले मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ये भी आपको सिखा दिया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन थी कुछ चीज़ें, वो भी आपको सिखा दी। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स वो क्या होता है, उसमें हमने 2x2 मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। 3x3 है, उसका डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। जो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय इन्वर्स मैट्रिक्स, तो उस इन्वर्स से उसे कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन आ जाती थी तो उसको हम इस फॉर्म में लिखते थे कि A11 A12 A21 और A2 यहाँ पे हमारे पास, और साथ हम लिख सकते थे X1 X2 और साथ जो भी हमारे पास Y1 अगर Y2 आ जाता है तो हम इसे इसको नाम X का देते थे, इसको नाम B का। तो हमें X चाहिए था, X1 और X2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा A इनवर्स B। तो जो मैट्रिक्स ये हमें दिया जाता था इसका आपने सिंपल क्या करना था, आपने इन्वर्स इसका फाइंड करना है और इन्वर्स फाइंड करके आपने जो है इसको इस बी के साथ जैसे ही मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास उस एक्स की वैल्यू आ जाती थी। ये तो था कि 2x2 मैट्रिक्स जो है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, उन्हें आप कैसे जो है बाय इन्वर्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड जो है उसे कैसे आप फाइंड करते हैं। उसके बाद जो 3x3 मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका रह गया था, माइनर बता दिए थे। को फैक्टर किसे कहते हैं वो भी बता दिया था। को फैक्टर एक्सपेंशन, ये 2 टॉपिक आपके रहते हैं और फर्दर भी आपको करवा दिए हुए हैं। लास्ट पे ये हमारे पास इन्वर्स और एडजॉइंट कैसे आता है, ये भी लास्ट पे आपको बताया था कि जो है वो इसे कैसे जो है वो हम फाइंड करते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको इसके रेलिवेंट एग्जांपल्स जो है वो बता देता हूँ, आपको आई होप समझ आ जाएगी। आगे यहाँ पे है कि डिटर्मिनेंट बाय फाइंडिंग द माइनर और कोफैक्टर। तो माइनर भी बता दिया, कोफैक्टर भी आपको सिखा दिया हुआ है कि वो क्या चीज़ आती है हमारे पास। अगर ये मैट्रिक्स है और उसे वो कहता है कि इस मेथड से, इस प्रोसीजर से हमें इसका डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का फाइंड करें, तो अगर ये पूरी रो को, अगर इसके कोफैक्टर्स को इसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तभी वो इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। बेशक कोई कॉलम आप ले लें, तो जैसे ये सपोज करें कि जैसे उसने एक कॉलम लिया हुआ है, उसने सबसे पहले रो 1 ली है, तो रो 1 में से उसने क्या लिखा हुआ है, ये एलिमेंट आ गया साथ A11 और इसका साथ कोफैक्टर आप जानते हैं वो कैसे फाइंड किया जा सकता है। कोफैक्टर ये पोजीशन होगी कि AI j × -1 की पावर I + j, साथ उसका माइनर हमारे पास आ जाए तो वो उसका जो है वो कोफैक्टर आ जाता है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास जैसे ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगर मैं इसे R1 से एक्सपेंड करूँ मेरे पास आ जाएगा 2 और साथ इसका कोफैक्टर -3 +3 साथ इसका कोफैक्टर और इसी तरह +1 और साथ इसका कोफैक्टर मेरे पास आ जाएगा। तो इसकी जो एग्जांपल है अगर वो आप लोग इसे समझे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। जैसे लिखा हुआ है 2 A11 इसका कोफैक्टर +3 इसका कोफैक्टर और 1 जो है इसका साथ कोफैक्टर आ जाएगा। तो कोफैक्टर आप जानते हैं कैसे फाइंड करना है, आप इसको जो है वो सॉल्व करें तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। जैसे ये उसने लिखा भी हुआ है A11, जैसे यहाँ पे आया ये मेरे पास, उसने किसे जो है वो इसको एक्सपेंड किया हुआ है, उसको भी इसने जो है वो R1 से ही एक्सपेंड किया हुआ है एक रो से। मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी कोई मैट्रिक्स है उसकी पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, जिस मर्ज़ी से आप जो है वो कॉलम या रो से आप उसे जो है वो उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं बाय कोफैक्टर एक्सपेंशन। तो जैसे उसने यहाँ पे हमारे पास क्या है A11, यानी कि A11 का मतलब जो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 आया हुआ है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा।
इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे A12 की जगह पे 1 आएगा और 13 की जगह पे 2 आ जाएगा। A11 कोफैक्टर हमारे पास वो था -1 की पावर 2, कैसे 1 + 1 2 आएगा। और माइनर A11, माइनर का मतलब आप जानते हैं जो भी आए ये कॉलम हमारे पास रिड्यूस होगा और ये रो, तो -1 4 और 2 5 ये मेरे पास आ जाएगा। इसका आंसर आया 13, तो यहाँ पे मैंने वो 13 यहाँ पे उसने लिखा हुआ है। इसी तरह इसका आंसर 23 आ रहा है, वो उसने रखा हुआ है। इसका आंसर 9 आ रहा है A13 का, वो किया तो इसका आंसर 2 आया, तो इसका मतलब ये भी इसका आंसर होगा। ठीक है। इसी तरह देखें, उसने अब यहाँ पे आपको बताने के लिए, हमें समझाने के लिए उसने क्या किया कि यहाँ पे पहले उसने इस रो से उसे एक्सपेंड किया, अब उसने कॉलम से, उसने सेकंड रो से एक्सपेंड किया। A21 जो है वो साथ उसका को फैक्टर कैपिटल A21 साथ एलिमेंट A22, ये स्मॉल जो है इसका मतलब एलिमेंट होगा, यानी कि A22 का मतलब यहाँ पे -1 आएगा, 2 3 यहाँ पर 4 आएगा। तो जो उसके साथ उसी का कोफैक्टर जैसे भी जो भी उसने किया, सारी कैलकुलेशन करने के बाद उसका आंसर 2 आया, इसका भी आंसर 2 आया। इसका मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो सी मर्ज़ी रो लें। बाकी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप लोगों ने करनी है। तो आई होप आपको प्रॉपर्टीज़ की भी समझ आ जाएगी। फर्दर जो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स वो बता दिया था, जो भी कोफैक्टर लें किसी मैट्रिक्स के, उसका ट्रांसपोज ले लें तो वो उसके एडजॉइंट के इक्वल होता है। और ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब जो है वो कोई 3x3 का मैट्रिक्स आए। तो ये भी मैंने आपको क्लास में करवा दिया था सारे का सारा क्वेश्चन। आगे हमारे पास जो है वो आता है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो इन्वर्स भी बता दिया। एडजॉइंट अगर हम ले सकते हैं, अगर 3x3 के मैट्रिक्स का इस तरह उसके सारे जो है वो माइनर्स निकाल लिए जाएं और माइनर्स के साथ उसके कोफैक्टर्स भी हम निकाल लें और कोफैक्टर को रख के उसका ट्रांसपोज ले लें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, उसके एडजॉइंट के इक्वल आएगा। और डिटर्मिनेंट लेना भी सिखा दिया। अब आपको डिटर्मिनेंट के 3 तरीके आते हैं। पहला जो है हमारे पास मैट्रिक्स को डायरेक्ट एक्सपेंड करने का, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और तीसरा जो है वो हमने सीखा है कि बाय को फैक्टर एक्सपेंशन आप उसका भी डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। तो जो भी जैसे भी आप उसका डिटर्मिनेंट लेंगे उसको उसके एडजॉइंट पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इन्वर्स आ जाएगा। आगे आ जाता है कि हमारे पास जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे आ जाता है कि डिटर्मिनेंट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, द डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, इसका जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए कैसे आएगा। असल में करना क्या होता है कि अगर ये 3x3 है तो ये कॉलम उसी तरह रहेगा, ये जो पहले 2 कॉलम है ये इसके साथ अगेन पुट कर देंगे जैसे इसने किए हुए हैं। ये देखें, ये मैट्रिक्स हमारे पास आया, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम वो यहाँ पे अगेन इंसर्ट कर देंगे और इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे कि जो यहाँ पे 3 का प्रोडक्ट आएगा, एक का प्रोडक्ट, ये दूसरा प्रोडक्ट आएगा, ये तीसरा प्रोडक्ट आएगा। अब 3 यहाँ पे नहीं बनते, तो इसका मतलब फिर यहाँ पे ऐसे 3 बन सकते हैं, ये 1 2 और ये 3, टोटल मेरे पास 6 जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। इसके जो है वो प्रोडक्ट्स हमारे पास आ जाएंगी और इनको जैसे ही हम ऐड कर लेंगे, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं और अप से जो है वो अपर से डाउन की तरफ आ रही हैं, उनको आपने ऐड करना है। और जो लोअर से अपर की तरफ जो है वो इनकी प्रोडक्ट जा रही है, उनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। वो सारा लिखा हुआ है, अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे उसने, मैं रिपीट मैं करता हूँ यहाँ पे कि आपके पास जो मैट्रिक्स होगा, जो पहले 2 कॉलम होंगे वो अगेन आपने यहाँ पे इंसर्ट करने हैं। इनकी जो है वो 3 वैल्यूज़ जो एक लाइन में आती हैं, यहाँ पर देखें, ये इसके अलावा कोई और वैल्यू 2 की आ जाती है, ये भी 2 की वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब जो एक लाइन में 3 प्रोडक्ट्स जो एलिमेंट्स आने चाहिए, तो एक लाइन में ये एक प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, अब ये फिर 2 ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर अब लोअर से अपर की तरफ जाना है, तो जब लोअर से अपर की तरफ आपने जाना है तो आपने क्या करना है, ये A31 A22 A13 आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इनके साथ माइनस का साइन आएगा, ठीक है।
उसके बाद अगेन आपके पास ये भी माइनस का ही साइन आएगा और ये भी आपके पास माइनस का साइन आएगा। जैसे यहाँ पे ये देखें, ये भी माइनस का साइन है, ये भी माइनस का साइन है और ये भी माइनस का साइन है। ये कैसे? ये लोअर से अपर की तरफ जा रहे हैं और जो अपर से लोअर की तरफ आ रहे हैं उनके सब के साथ ये देखें, ये भी प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन है और ये भी प्लस का ही साइन है। ये सारी थ्योरी लिखी हुई है, आपको पढ़नी चाहिए यहाँ पे, तभी आपको मज़ीद अच्छी तरह समझ आ सकती है। अब जैसे उसने देखें एक मैट्रिक्स दिया है, वो कहता है जी यूज़ द मेथड ऑफ रिपीटिंग द फर्स्ट रो का कॉलम, यूज़ दी। अच्छा, इसको ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोला जाता है और इसे सेकंड डायग्राम भी बोला जाता है। ये भी इसका नाम है, याद रखिएगा। इसको दूसरा नाम है सेकंड डायग्राम। अब यहाँ पे मेथड कौन सा था? यूज्ड द मेथड ऑफ रिपीटिंग द फर्स्ट टू कॉलम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आ सकता है। रिपीटिंग द फर्स्ट टू कॉलम मतलब जो पहले दो कॉलम हैं वो अगेन आपने यहाँ पे रखने हैं और फिर इनकी जो है वो एक लाइन में, सिंगल लाइन में जो उनका प्रोडक्ट है, तीन वैल्यूज़ एक लाइन में आनी चाहिए। ये एक, क्योंकि ये नहीं आ सकती, ये दो वैल्यूज़ हैं, ये तो सिंगल है, तो ये तीन वैल्यूज़, एक प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, यानी कि 1 -1 -2 ये प्रोडक्ट आ गया। फिर ये अपर से लोअर की तरफ आ रहे हैं प्लस, फिर 363 इसका प्रोडक्ट, फिर अगेन प्लस, फिर -4 2 और 0 इसका प्रोडक्ट प्लस। लेकिन अब यहाँ पर देखें, अब अपर से लोअर नहीं जा सकते, तीन वैल्यूज़ नहीं आ रही एक लाइन में, दो आ रही हैं। इसका मतलब लोअर से अपर की तरफ, जब लोअर से अपर की तरफ हमने जाना है तो आएगा माइनस का साइन, 3 -1 और -4 इसका प्रोडक्ट, फिर माइनस, और फिर जो हमारे पास जो है वो हमारे पास पांचवा प्रोडक्ट इसका आएगा, वो 0 6 और 1, फिर माइनस का साइन। अब लोअर से अगेन अपर की तरफ जाना है, क्योंकि इस लाइन में भी तीन वैल्यूज़ आ रही हैं, तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो -2 2 और 3 ये हमारे पास आ जाएगा। इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो 65। तो ये भी एक तरीका है कि अगर उसने सिंपल कहा हुआ है कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, उसने कोई मेथड मेंशन नहीं किया, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या इसका दूसरा नाम है यूज़ द मेथड ऑफ रिपीटिंग द फर्स्ट टू कॉलम, ये भी आप इसे बोल सकते हैं, या सेकंड डायग्राम आ सकता है। तो आई होप ये दूसरे मेथड्स की बनिस्बत आसान है, लेकिन अगर उसने मेंशन कर दिया हो तो फिर आपको वही मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो बाकी इसकी जो है वो द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑन द डायगोनल फ्रॉम द डायगोनल्स, एक डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है, ये तीसरा डायगोनल है। फ्रॉम द अपर लेफ्ट टू द लोअर राइट, लेफ्ट की साइड से अपर होना चाहिए और लोअर साइड जो उसकी राइट साइड पे होनी चाहिए। आर सम्ड एंड द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट फ्रॉम द लोअर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट साइड से वो लोअर हो और राइट साइड से अपर जो है वो राइट पे हो, आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सम, कि जो आपने क्या करना है, अपर हो लेफ्ट से उनको आपने सम करना है, और जो हमारे पास लोअर हो लेफ्ट से उनको ये देखें 1 2 3 इनको सम किया, और जो बाकी यहाँ पे ना बाय मिस्टेक है, बाकी एक यहाँ पे एक और आता है, तो उसको आपने क्या करना है, ये वाला हिस्सा उसको आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है इसमें से। जैसे ये किया हुआ है, जैसे ये है, तो टोटल 6 हमारे पास जो है वो इनकी जो है वो कंपोनेंट्स आते हैं, प्रोडक्ट्स आती हैं। तो आई होप आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी, अदरवाइज़ जो है वो आपकी जूम क्लास में से डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स फाइंड करें। तो आपको बताया है मैट्रिक्स को फाइंड करने का फार्मूला जो है वो क्या है, 1/a का डिटर्मिनेंट एडजाइंट ऑफ ए। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है, देखें इसने भी यहाँ पे को फैक्टर माइनर जो है वो एक्सपेंशन जो है उससे उसने सॉल्व किया हुआ है। वो बड़ा आसान है, क्या बताया है कि सिंपल कोई एक रो लें, उसके को फैक्टर्स और उसी के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, उनका सम, वो उसके डिटर्मिनेंट की इक्वल होगा। हमें ये नहीं लिखना पड़ेगा 3 लिखा जी, ये रो ये कॉलम ये रो ख़त्म हुआ, अंदर ये वाला पोर्शन आ गया, फिर माइनस, फिर ये कॉलम ख़त्म हुआ, ये रो ख़त्म हुई, तो वो बड़ा लंबा प्रोसीजर आता है। सिंपल क्या किया,
A1 एलिमेंट साथ इसका कोफैक्टर, A12 एलिमेंट साथ इसका कोफैक्टर, A13 एलिमेंट इसका कोफैक्टर। A11 की जगह पे क्या आता है, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम 3 लिखा। A12 की जगह पे मेरे पास क्या आता है, यहाँ पे सिंपल 3 आ जाएगा। A13 की जगह पे 4 सिंपल 4 आएगा। A11 इसका मतलब ये हिस्सा मेरे पास स्किप होगा और ये हिस्सा स्किप होगा। अंदर वाला पोर्शन क्या आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा सिंपल, मैं इसे लिख सकता हूँ जी 4 3 आर 12 और -4 ये इन दोनों का प्रोडक्ट। तो मेरे पास 12 में से जैसे ही मैं 4 निकालूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 8 आ जाएगा। इसी तरह A12 तो ये कॉलम और ये रो ख़त्म होगी, ठीक है। और इसमें -2 और 3 -2 और 4, तो जब -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -6। और उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जब -2 को 4 के साथ करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह इसकी पोजीशन आएगी कि आएगा -6 दरमियान में फिर माइनस, और जब -2 को 4 के साथ करेंगे तो आएगा -8, जिसकी वजह से बनेगा ये। तो 8 में से 6 निकालेंगे तो 2, लेकिन साथ आएगा माइनस, ठीक है। उसकी वजह क्योंकि -1 की पावर 1 + 2, तो ये भी नेगेटिव होगा, जिसकी वजह से ये नेगेटिव आ गया और -2 मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो आई होप इसकी जो है ये तो चीज़ वो है जो आपने पहले की हुई है। आगे आ जाता है उसका जो है, क्योंकि इसका आंसर -30 आया है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, नॉन सिंगुलर है। इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमें क्या कर निकालने पड़ेंगे, इन सब के कोफैक्टर्स A11 A12 A13, यानी कि सारे के सारे जैसे कोफैक्टर्स निकलेंगे उसको कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनेगा, उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो मेरे पास एडजॉइंट आ जाएगा। अगर वो हमारे पास अगेन फार्मूला जो है वो ये इसके मुताबिक यहाँ पे मैंने उसकी पुटिंग कर दी। यहाँ पे जैसे इसकी पुटिंग होगी तो -1/30 इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो यही इसका जो है वो इन्वर्स आ जाता है। अदरवाइज़ अगर आपको, आई होप कि उम्मीद है मुझे कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई इशू हुआ तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट पे एक टॉपिक है, ये जितने भी अभी तक आपको बताए हैं सिर्फ 3 टॉपिक्स को छोड़ के, पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दूसरा जो है वो कोफैक्टर माइनर एक्सपेंशन से किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना, और तीसरा ये जो अभी आपको करवाने लगा हूँ। बाकी जितने भी मेथड करवाए हैं, जो भी चीज़ें बताई हैं, वो सारी की सारी आप लोगों को पहले मैंने डिस्कस कर दी थी। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का बाय इन्वर्स जो है ऑफ मैट्रिसेस इन्हें सॉल्व करना। तो अगर ये मेरे पास 1 2 3 इक्वेशंस हैं तो सबसे पहले x y और z, इसके अंदर 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं। अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो इसको जो है वो जैसे ही द सिस्टम कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स नोटेशन कैसे लिखेंगे कि जो भी वेरिएबल हैं इनके हमारे पास जो कोफिशिएंट्स आते हैं A11 A12 A13 A12 A22 A23, उन सब को एक मैट्रिक्स में लिखा। आगे एक्स वाई जी को इस कॉलम में लिखा और B1 B2 B3 जो राइट हैंड साइड पे आ रहा है इसको B का नाम देते हैं, इसको X का नाम और इसको A का नाम। ये बन जाएगा AX = B। आपको यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने क्लास में बताया था और यहाँ पे फिर बता रहा हूँ कि अगर लेफ़्ट पे आ रहा है तो आपने उसका इन्वर्स भी इधर लेफ़्ट पे ही रखना है। अगर ये राइट पे आ रहा है तो आप जो इस ए का इन्वर्स भी राइट पे ही रखेंगे। यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि क्यों, ए इन्वर्स अगर यहाँ पे आ रहा है तो दोनों साइडों पे ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो ए इन्वर्स है और ए आपस में दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। तो आइडेंटिटी को जब आप किसी की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ना थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे हमारे पास एक्स भी आता है। तो जब यहाँ पे इन दोनों की जगह पे आइडेंटिटी आ गया तो आइडेंटिटी को जब आप एक्स के साथ करेंगे तो अगेन एक्स, इसका मतलब ये आ गया। तो आप इसकी जगह पे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स इक्वल होगा ए इन्वर्स बी के। तो सिंपल क्या करना पड़ेगा, ए का इन्वर्स लेना पड़ेगा। तो ए का जो है वो इन्वर्स कैसे लेते हैं, वो ए का इन्वर्स ईजिली हम ले सकते हैं कि 1/, ए का डिटर्मिनेंट और साथ हम क्या लिख सकते हैं जी, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे लेते हैं वो आपको बताया हुआ है कि जो भी 3x3 मैट्रिक्स होगा इस सब के कोफैक्टर्स निकालेंगे, वो इन एलिमेंट्स की जगह पे पुट करेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे तो मेरे पास एडजॉइंट आ जाएगा।
और जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो उससे डिवाइड करेंगे, उसका इन्वर्स आ जाएगा। एक क्वेश्चन है, इसे मैं आपको जो यहाँ पे एग्जांपल है मैं वो समझाता हूँ। आई होप आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। सबसे पहले क्या किया, इसको मैट्रिक्स नोटेशन के अंदर लिखा 3 3 4 -2 4 -2, इनको मैट्रिक्स नोटेशन में एक्स वाई जी मेरे पास ये इसकी फॉर्म होगी। और उसके बाद 4 A20 -6 और 16 ये ए लिखा हुआ है, इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। तो जब इसका इन्वर्स हम फाइंड करेंगे तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो फार्मूला तो मेरे पास यही है। तो यहाँ पर देखें, इसने कॉलम से एक्सपेंड किया हुआ है। कॉलम से कैसे एक्सपेंड किया हुआ है, उसने A1 3 A2 3 A3 3 थर्ड कॉलम से उसने जो है वो उसने से एक्सपेंड किया हुआ है। तो वो कैसे एक्सपेंड किया है, A1 3 की वैल्यू मेरे पास क्या आती है, A1 3 की वैल्यू आती है 4, A2 3 की वैल्यू आती है -2 और A जो है वो 3 3 की वैल्यू आती है 3। वो इनकी जगह पर उसने जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है। और A1 3 को फैक्टर, A2 3 को फैक्टर, A3 3। तो आपको आई होप समझ आ गई होगी कि को फैक्टर को समझना मेथड आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपका टाइम इससे बहुत ज़्यादा सेव होगा अगर आप लोगों को ये मेथड आता होगा। अदरवाइज़ आपको फिर जो डायरेक्ट मेथड आपको बताया हुआ है फिर वो ही आपको करना पड़ेगा। तो इसको लाज़मी तौर पे सीखें। अगर आपको समझ नहीं आ रही, मतलब आई होप मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको यहाँ पे समझा सकूँ। मैं इसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है। तो कैसे वो इसका आंसर आ गया -30। को फैक्टर जो है वो आपको बताया हुआ है कैसे फाइंड करने हैं, वो इसके अंदर पुट करें, उसका ट्रांसपोज लें। तो जैसे ही देखें, ये कॉलम था, इसको रो में चेंज कर दिए। दूसरा कॉलम था, इसको इस रो में चेंज कर, तीसरा कॉलम था, इसको तीसरी रो में चेंज कर दिया। ये आ गया एडजॉइंट। इन्वर्स जो भी आया है, तो अब यहाँ पर देखें, मैंने आपको बताया था ना कि आपने 30 को मल्टीप्लाई जो है वो अगर वैल्यू बढ़िया आ रही है तो उसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना। उसकी वजह यह है कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन में आसानी होगी। तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी आपको बताया है कि कैसे इजीली आप कर सकते हैं। कि पहले में नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 2 3 कॉलम है इसके अंदर और 1 2 और 3 रोज़ हैं। तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो आपको बताया रो को कॉलम के साथ करना है, तो 8 मल्टीप्लाई होगा 20 के साथ, फिर प्लस 17 मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ, और प्लस -22 मल्टीप्लाई होगा 16 के साथ। इसी तरह ये -2 होगा 20 के साथ, यहाँ पे 40 आ गया, माइनस माइनस प्लस 7 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ 42 आ गया, और प्लस माइनस माइनस तो 2 मल्टीप्लाई होगा 16 के साथ वो 32। जैसे ही जो भी वैल्यूज़ आएंगी ये मेरे पास आ गया। और क्योंकि अब 1/30 है, तो जब 30 से डिवाइड होगा 3 1 2, तो ये x के इक्वल आते हैं। और x हमारे पास क्या है, एक्स वाई जी, उसका मतलब x की वैल्यू होगी 3, y की वैल्यू होगी 2, और z की वैल्यू होगी, y की वैल्यू सॉरी होगी 1, और z की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ जाएगी 2। तो ये इस तरह इसको सॉल्व करना है। इसके जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें लाजमी तौर पर करें। अगर आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो मुझसे क्लास में लाजमी तौर पर डिस्कस करें। क्लास को लाजमी तौर पर जो है वो आप ज्वाइन करें ज़ूम में। तो वहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करके या कैम ऑन करके जिस वे से भी आपको समझा सका, मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर जो है वो समझा सकूँ।